वीडियो पर आगे चर्चा करने के पहले हम चाहेंगे अपने थंबनेल को पहले डिस्कस करने का, सो दैट कि आपको आगे की वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। हमने लिखा है टॉप 20 एक्टिव फंड्स। इसका मतलब इस सबसे पहले एक्टिव फंड्स का मतलब एक्टिवली मैनेज्ड फंड, और टॉप 20 का मतलब हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज के हिसाब से टॉप 20 एक्टिवली मैनेज फंड को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस। दूसरी बात है, हमने लिखा है 5 इयर्स परफॉर्मेंस का टेन्योर लिया है हमने 5 इयर्स। कोई 10 साल ले सकते हैं, 3 साल ले सकते हैं, 8 साल ले सकते हैं, 15 साल ले सकते हैं, डिपेंड्स। हमने 5 इयर्स की परफॉर्मेंस को सिलेक्ट किया है। और परफॉर्मेंस मेजर करने के कई तरीके, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं, 5 इयर्स ट्रेलिंग रिटर्न। आप बात करते हैं 5 एनुअल रिटर्न की। आप बात करते हैं रोलिंग रिटर्न विद डिफरेंट एवरेज। ये सारे जो परफॉर्मेंस मेजर करने के तरीके हैं ये आइसोलेशन में है। मीन्स हमने बताया कि इसका 20% है, इसका 5% है, इसका 12% है, और उसी से हम जज करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब उस परफॉर्मेंस की बातें यदि कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, तब हमें समझ में आता है कि हमारे इस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। और जब दूसरे से कंपेयर करने की बातें यदि करते हैं और उसके हिसाब से यदि हमारा फंड अधिक परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसका अल्फा इतना है। जैसे 2% फालतू कर रहा है तो कहते हैं कि 2% इसका अल्फा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। और इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि आइसोलेशन में कोई परफॉर्मेंस को मेजर करना, इससे पता चलता है कि 15% दिया, 20% दिया, 30% दिया, लेकिन दूसरों ने कितना दिया ये बातें हमें समझ में नहीं आती है। और इसी कंपैरिजन को जितना अधिक या कम है वो अल्फा कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हमने लिया है 2022 के एनुअल रिटर्न का स्मॉल कैप सेगमेंट में, मतलब एनुअल रिटर्न 2022 का स्मॉल कैप सेगमेंट में। और स्मॉल कैप सेगमेंट में 2022 में कुल फंड्स 23 थे, और इन 23 फंडों में से 10 फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया था। इसका मतलब 13 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, और वो 13 फंड जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था उसमें से कोई भी फंड ने डबल डिजिट का रिटर्न नहीं दिया था। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 2022 में स्मॉल कैप सेगमेंट ने एक फंड ने दिया था, एंड द रिटर्न वाज 9.5%। अब यदि हम स्मॉल कैप सेगमेंट में 9.5% का रिटर्न पाते हैं तो हमें लगता है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में इतना रिस्क लिया हमने, और रिस्क लेने के बाद भी हमें 9.5% का रिटर्न मिला। इससे बेहतर ये होता कि हम किसी बैंक्स में या किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में या किसी डिवेंचर्स में यदि इसको इन्वेस्ट कर देते तो शायद इसी के आसपास का रिटर्न मिलता, जहां की रिस्क या तो नहीं है या काफी कम रिस्क है। तो इस हिसाब से लगता है कि इस फंड ने काफी खराब परफॉर्म किया 2022 में। लेकिन यदि हम देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट का जो बेंचमार्क है, दैट इज निफ्टी 250 स्मॉल कैप TRI, यदि उसके रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि उसका रिटर्न 2022 में -2.64% था। अब वही फंड जिसका रिटर्न 2022 में 9.5% था, अब उसी फंड को यदि कंपेयर करते हैं उसके बेंचमार्क से, तो हमें लगता है कि बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिया और इस फंड ने 9.5% का रिटर्न दिया। इसका मतलब इस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में मोर देन 12% का रिटर्न दिया। सो इन दिस एग्जांपल द अल्फा ऑफ दिस फंड वुड बी 12.14%। और मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कि सब पे बराबर ढंग से इंपैक्ट करता है। और हम देखें कि दूसरे कितने इंपैक्टेड हुए और हम कितने उस पर इफेक्ट पड़ा। यदि हम पे कम इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट पड़ा, इस मीन ये फंड काफ़ी बेहतर है। और मैं समझता हूं कि अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो करेक्ट मेजरमेंट है किसी फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए।
पहले उस टॉप 20 फंड्स, एक्टिव फंड्स की बात करेंगे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइड से बिगेस्ट हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप, पारिक का फ्लेक्सी कैप, कोटक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप, एसबीआई का ब्लू चिप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, मिरे एसेट का लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का इक्विटी फंड, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, एक्सिस का ब्लू चिप, एसबीआई का फोकस फंड, मिरे एसेट का ब्लू चिप, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड, एबीएसएल का फ्रंट लाइन इक्विटी, एक्सिस मिड कैप का एक्सिस का मिड कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी और एसबीआई का स्मॉल कैप। ये 20 फंड ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का 47,236 करोड़ है, जबकि टॉप 20 में जो 20वां पोजीशन है वो एसबीआई स्मॉल कैप का 20,912 करोड़ है। अब फ्रेंड्स देखें, यदि टॉप और 20th पोजीशन की तुलना करें, इट इज मोर देन 100%, 2 गुना से अधिक है जो टॉप में है। ये कंपेयर करें हम 20 फंड की, और यदि हम एक्टिवली मैनेज की फंड की बातें करें जो सबसे नीचे होगा उससे कई गुना होंगे टॉप वाले फंड्स। अब इन 20 फंड्स को यदि हम ये देखें कि सेगमेंट वाइज इसमें क्या स्थिति है, तो हम देखते हैं इस 20 फंड में से 6 फंड हैं लार्ज कैप फंड के, 6 हैं लार्ज कैप सेगमेंट्स के, फ्लेक्सी कैप के 4 हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप के 3 हैं, और ईएलएसएस, फोकस्ड, लार्ज एंड मिड कैप और वैल्यू फंड के 1 फंड। अब इन 12 फंड में से यदि सेगमेंट वाइज देखें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप के 3 सेगमेंट हैं, 3 फंड हैं, जिनमें सबसे अधिक निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 7.52%, एसबीआई का स्मॉल कैप 5.25% और एचडीएफसी स्मॉल कैप का 2.7% इनका अल्फा है। मतलब इस 12 फंड में से 3 फंड हैं स्मॉल कैप सेगमेंट के जिनका अल्फा 7.52, 5.25 और 2.71% है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लेक्सी कैप में 2 फंड हैं, पराग फ्लेक्सी का 4.76% और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 2.57%। उसके बाद आता है 2 और है लार्ज कैप का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप का 0.55 और एचडीएफसी टॉप 100 का 0.47। और यदि बात करें मिड कैप की, मिड कैप में 2 फंड्स हैं जिनका अल्फा पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है, दैट इज एक्सिस मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 0.36%, और एक फंड है वैल्यू के, लार्ज एंड मिड कैप के और फोकस्ड फंड के। आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी का 2.66% है अल्फा, मेरे एसेट का 1.63% है और एसबीआई फोकस्ड का 0.12। अब यदि इसको कंक्लूड करने की बातें हों तो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 20 एक्टिव फंड्स केवल 12 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव अल्फा दिया है, और इस 12 फंड में से ये केवल 7 फंड हैं जिन्होंने अल्फा मोर देन 1 दिया हुआ है। इसका मतलब बाकी जो 5 फंड्स हैं उनका अल्फा 0 to 1 के बीच में है। अब यदि फंड को सिलेक्ट करना है बिटवीन एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंड को सिलेक्ट करने के पहले आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना होता है, और यदि आपने स्मॉल कैप सेगमेंट सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें आपको ये दुविधा है कि आप एक्टिवली मैनेज फंड को सिलेक्ट करें या इंडेक्स फंड को, तो इसमें एक्टिवली मैनेज फंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परफॉर्मेंस निप्पॉन इंडिया ने 7.52 का अल्फा दिया है, एसबीआई स्मॉल कैप ने 5.25 का अल्फा दिया है और एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 2.71 का परसेंट दिया है। तो यदि आप स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, और उसमें इन तीनों में से जो आपको अधिक पसंद हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारे परफॉर्मेंस 5 years के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हैं। अब बात करते हैं यदि आपने फ्लेक्सी कैप को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहां भी एक्टिवली मैनेज फंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज पराग फ्लेक्सी का जो अल्फा है इट इज 4.76 और एचडीएफसी का अल्फा जो है इट इज 2.71।
57। अब यदि बात करते हैं लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में देखते हैं कि सबसे बेहतर रिटर्न 5 ईयर्स के बेसिस पे जो अल्फा दिया है उन्होंने 0.55 दिया है आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड ने, और 0.47 दिया है एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने। इसका मतलब इन्होंने जस्ट बेंचमार्क के थोड़ा सा फालतू दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ निर्णय लेने की बारी है कि चूंकि एक्टिव फंड को शॉर्टलिस्ट करने में कुछ एनालिसिस तो करने ही होते हैं। ये चूंकि 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो सकता है 10 ईयर्स में कोई और फंड हो, तो आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा ऑन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। तो हम ये सोचते हैं इसके इस डेटा के बेसिस पे कि लार्ज कैप में बेहतर है कि एक्टिवली मैनेज फंड को सिलेक्ट करने में जो माथा पच्ची करें, उससे बेहतर है कि हम उसके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं मिड कैप फंड के। मिड कैप में 5 ईयर्स के बेसिस पे, आई अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 ईयर्स परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। एक्सिस मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इन्होंने 0.85 और 0.3% का अल्फा दिया है। इट इज लेस देन 1। इस केस में भी इस बेसिस पे हम चाहेंगे कि आप इंडेक्स फंड में जाएं। लेकिन यदि आप वैल्यू फंड की बातें करते हैं, तो वैल्यू फंड का जो अल्फा है, एक ही फंड को लिया हुआ है 2.66, जो कि टॉप 12 फंड्स में है 2.66। तो इस केस में आप एक्टिवली मैनेज फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वही स्थिति 1.63 है लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का मीरे एसिड ब्लू चिप, जिसका अल्फा 5 ईयर्स का अल्फा 1.63 है। यहाँ भी हम 1.63 कम नहीं है 5 ईयर्स में, तो यहाँ भी हम जो है कोशिश करेंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड को ही सिलेक्ट करें। जबकि एसबीआई फोकस्ड, जिनका अल्फा 0.12 है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इंडेक्स फंड में जाए बिना कोई माथा पच्ची किए, हमको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। ये कंक्लूड करने के पहले एक मैं फिर डिस्क्लोज करना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये परफॉर्मेंस 5 ईयर्स टेन्योर के है। यदि आप फंड को 5 ईयर्स के टेन्योर के बेसिस पे है, यदि आप फंड को सिलेक्ट करना है, केवल इसके बेसिस पे फंड को सिलेक्ट ना करें, बल्कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के को परफॉर्मेंस को देखें और उसके हिसाब को फंड को सिलेक्ट करें। क्योंकि हो सकता है ये 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स में इसमें से कुछ फंड निकल जाएं, कुछ नए फंड आ जाएं, 3 ईयर्स में कुछ और हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। सो अगेन रिपीट, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये मेरा जस्ट एक एनालिसिस है कि इस एनालिसिस के बेसिस पे यदि फंड को सिलेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि दुगना तिगना 2 साल में ना हो, लेकिन बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।